नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन बहनों भाइयों आप सभी का। द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। जो काम संपूर्ण विपक्ष मिलकर नहीं कर पाया, जो काम उत्तर भारत में समस्त राजनीतिक दल मिलकर नहीं कर पाए, वो काम युवाओं ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को शायद कभी उम्मीद नहीं रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के दिन युवाओं का इतना मैसिव प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया पर उनका इतना जबरदस्त आउटरीच सामने आएगा और प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा, डिजिटली भी और फिजिकली भी। ये पहली बार हुआ है कि शारीरिक तौर पर भी और सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं ने जबरदस्त तरीके से अपना प्रतिरोध दर्ज कराया है। किस मुद्दे पर? बेरोजगारी के मुद्दे पर। किस मुद्दे पर? नौकरी नहीं मिल रही, इस मुद्दे पर। अनियमितताओं को लेकर, जॉब्स को लेकर, तरह तरह की अड़चनों को लेकर युवाओं ने सशक्त अपना विरोध दर्ज कराया है। और बहनों भाइयों, ये बहुत अरसे के बाद पहली बार मुझे उत्तर भारत के कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर इस प्रकार की नाराजगी युवाओं के भीतर देखने को प्राप्त हुई है। ऐसा क्या हो गया कि तमाम जाति के बंधन, धर्म के बंधन, पार्टी की विचारधारा, हिंदू मुसलमान, तमाम और भी सोशल पॉलिटिकल कमिटमेंट्स को तोड़कर युवा निकला, और निकला ही नहीं, जोरदार तरीके से निकला। और ऐसे निकला कि जैसे इंटरनली वो कन्विंस्ड हो कि उसके साथ ज्यादती हुई है। इसमें विपक्षी दलों ने भी साथ दिया युवाओं का। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सबके छात्र संगठन और यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी बेरोजगार युवकों के साथ आए। लेकिन इस आंदोलन को मुख्यतः लीड किया बेरोजगारों ने, बेरोजगार नौजवानों ने। और इसका एपिक सेंटर था प्रयागराज, भूतपूर्व इलाहाबाद और फिर लखनऊ। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आज आपको प्रदर्शन की, गिरफ्तारियों की खबरें आई हैं। अलीगढ़ में तो कुछ लोगों को गिरफ्तार करके एनएसयूआई के जेल में भी डाल दिया गया है। तो लोकतंत्र में शांतिपूर्वक जब आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस उसमें हिंसक क्यों हो जाती है? ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। दुनिया के तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में धरना प्रदर्शन होते हैं, उसकी इजाज़त होती है। लेकिन हमारे प्रदेश की पुलिस धरना प्रदर्शन देने वालों को लाठियों से पीटती है, कूचती है, फुटबॉल की तरह लात से मारती है, गिराकर मारती है और फिर डंडे से इस तरह मारती है ताकि आपका कोई अंग भंग हो जाए, आपको कुछ नुकसान हो जाए। ऐसा करने के पीछे के कारण क्या है, धारणा क्या है और क्यों कराया जाता है? बेरोजगार युवकों का ये जो बवाल है, ये सरकार के लिए भारी मुसीबत है। और बहनों भाइयों, मैं हमेशा कहता हूं कि वक्त रहते जो वक्त की नब्ज को पहचान लेते हैं, राजनीति में लंबे समय तक वही लोग राज करते हैं, हुकूमत करते हैं। वक्त की नब्ज को भांपते हुए भी अलोकप्रिय फैसले लेने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं, घाटे में रहते हैं, सत्ता से जाते हैं। वक्त की नब्ज ये कहती है कि युवा परेशान है। वक्त की नब्ज ये कहती है कि युवाओं को रोजगार चाहिए। वक्त की नब्ज ये कहती है कि रुकी हुई नौकरियां चाहिए। वक्त की नब्ज ये कहती है कि इनको सम्मान के साथ जीने का हक है, सरकारी नौकरी पाना इनका हक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर पुलिस डिपार्टमेंट को भी अलग कर दें तो 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां फंसी हैं। क्यों फंसी हैं? इन युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? नौकरियों में भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में क्यों है? सभी आयोग चयन बोर्डों में भयानक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अनियमितता क्यों है? यूपी पीसीएस कराने वाली संस्था राज्य लोक सेवा आयोग पर गंभीर आरोप क्यों हैं? यूपी SSSC पर आरोप क्यों हैं? और कारण क्या है कि इस तरह की भर्ती परीक्षाओं के साथ इस तरह का होता है? 69,000 टीचरों की भर्ती में भयावह भ्रष्टाचार हुआ है। जो मुख्य आरोपी को कोर्ट में सरेंडर करता है, एसटीएफ पीछे से मदद करती है, उसको जमानत खड़े खड़े मिल जाती है। कैसे? खड़े खड़े जमानत, वो भी सरेंडर करता है अपनी शर्तों पे। एक और आरोपी है चंद्रमा यादव, वो अब तक गायब है। 3 आईपीएस जो सच्ची जांच कर रहे थे वो लाइन हाजिर कर दिए गए। एक एडिशनल एसपी एसटीएफ का जांच कर रहा है और उसने जांच को बर्फ की सिल्ली में लगा दिया है। मुख्य आरोपी जमानत पर है। तो ये जो नाराजगी है कारण यही है, मैं बताना इसलिए ये चाहता था। ये जो बच्चे नाराज हैं ना, ये जो आपको दृश्य दिख रहे हैं, ये
नौकरी न पाने की वजह से नाराज लोग हैं। नौकरियों में जो धांधलियां हुई हैं उनसे परेशान और बेहाल युवा हैं। ये आक्रोश यूं ही नहीं फूटा। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो उसका फायदा विपक्ष उठाता है। विपक्ष आया उठाने। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के यूथ और छात्र संगठन हैं वो खुलकर सामने आए और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। उठाएंगे भी, उठाना चाहिए भी उनको, तो आए हैं सामने उठाने। तो कारण क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के दिन युवाओं को इस तरह का आंदोलन चलाना पड़ा? क्या ये केंद्र सरकार के लिए चेतावनी है या फिर राज्य सरकार के लिए? कुछ बयान सुनिए, बड़ी डिबेट है, आगे बढ़ाएंगे। पूरे देश में जो बेरोजगार नौजवान है वो राष्ट्रीय रोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। ये दिन क्यों देखने को पड़े? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रैलियों में कहा था, चुनाव में वादा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप कितने रोजगार दे पा रहे हैं? आपने जितने रोजगार देने की बात कही थी उससे ज्यादा रोजगार प्रतिवर्ष आपकी गलत नीतियों की वजह से छीन रहे हैं। पूरा देश बेरोजगार हो गया। पूरे देश का काम आपने छीन लिया। व्यापारी बर्बाद हो गया, किसान सड़कों पर है, नौजवान अपनी डिग्रियां जला रहा है। तो ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी देश के सामने ले आई है कि देश बहुत पीछे चला गया है। हिंदुस्तान में के ऊपर इससे बुरा वक्त कभी नहीं आया। कितने लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना तो अब आया है, कोरोना से पहले ही बेरोजगारी थी। लोगों के कामकाज, लोगों का व्यापार सब ठप हो रहा था। कोरोना ने और सोने पे सुहागा कर दिया। तो उससे कितने लोगों को इस वक्त रोजी रोटी का संकट आ गया है। सरकार इस मामले में बिल्कुल मौन। तो इस मैसिव प्रोटेस्ट जो डिजिटल मीडिया और डायरेक्ट हुआ, इससे बीजेपी ने क्या सीखा? इससे राज्य की सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या सीखा? और इससे केंद्र सरकार ने क्या सबक लिया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के दिन शारीरिक और सोशल दोनों तौर पर भारी प्रदर्शन करना ये एक अलार्मिंग बेल है। जो समझ जाए वो होशियार, जो ना समझे उसको नुकसान। आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुची विश्वास कांग्रेस से हैं, सूर्य प्रताप सिंह जी ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे आंदोलन को लीड किया और ये लगातार बेरोजगार युवाओं की आवाज़ बने हुए हैं और आज काफ़ी व्यस्त थे लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पर ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, अमित तिवारी जी बेरोजगार छात्र हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और मयंक सक्सेना जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाई हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट बेरोजगार युवाओं ने किया। जी। अपोजिशन की यूथ और छात्र विंग ने भी किया। इससे आपने क्या सबक लिया? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये वैश्विक महामारी के चलते भारत ही नहीं पूरी दुनिया मंदी की चपेट में है। और ये जो विपक्षी दलों की हताशा निराशा है वो उनका एक नियोजन था। उस नियोजन के चलते उन्होंने ये प्रोटेस्ट इस दिन किया जब माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। जी। जहाँ तक रोजगार की सवाल है, अगर आप वैश्विक सापेक्ष में देखें, ठीक है, रोजगार एक बहुत अहम सब्जेक्ट है। सभी को रोजगार मिलना चाहिए और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प प्रस्तुत किया है। वो चाहते हैं कि देश में सभी लोग स्वतः रोजगार देने वाले बने, नौकरी देने वाले बने और उसके लिए उन्होंने विभिन्न योजनाएं भी चला रखी हैं। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई को सेक्टर को पूरी मजबूती देने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि 8 लाख से ज़्यादा एमएसएमई इकाइयाँ 80 से 100% अपनी क्षमता के साथ काम कर रही हैं, जिसमें 50 लाख से ऊपर लोग को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा जो आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाएं हैं जी, उसमें जो लगातार रोजगार
हरीश जी, सरकार मैं दे आपको रही है। इंटरप्ट कर रहा हूं, और पर मेरा सरकार एक का सवाल प्रयत्न है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों नौकरी को क्यों नहीं देना चाहते हैं बेरोजगार युवकों को? आप इसके लिए बार बार क्यों ये जवाब देते हैं कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? आत्मनिर्भर युवा बन जाएगा अगर आप एक अच्छी सी नौकरी दे दो, देखिए- वो बिल्कुल आत्मनिर्भर बनेगा। आपसे रोजगार मांगा जाता है तो आप कह रहे हो कि साहब देखिए- आप आत्मनिर्भर बन जाइए, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि हम नौकरी नहीं देना चाहते, जो रिक्तियां हैं सरकार में वो जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप वो भरी जा रही हैं, लगातार उस पर काम हो रहा है। कहीं कोर्ट में, सुप्रीम हरीश जी, कोर्ट उत्तर में, प्रदेश में हाई कोर्ट 4 लाख भर्तियां फंसी हुई हैं, आप व्यर्थ 4 होगा। लाख। नहीं, वो हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि आए दिन इन्हीं भर्तियों को लेकर के कभी अभ्यर्थी कोर्ट में है, कभी कोई न कोई, ये जितनी भर्तियां फंसी हुई हैं उसमें कहीं न कहीं कोर्ट के अपनी तरह से बाधाएं हैं, और जिनमें कोर्ट का जो व्यवधान था वो भाई, मुक्त जनता हुए, ने वो आपको चुना है ना, नियुक्तियां अदालतों को नहीं चुना ना। वोट तो आप ले मांगने आते हैं। 4 साल हो गए आपकी सरकार को चलते हुए, 1 साल के बाद अब चुनाव में जाना है आपको, और कितना टाइम चाहिए था आपको? देखिए, हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और जनहित में पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। अगर ये समर्पण है आरोप तो जब लगाना समर्पण किसी नहीं के ऊपर करते तो बहुत क्या होता आसान है? है। मैं हैरान हूं। ओके, मैं आपके मित्र विवेक साइलस जी, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनको आमंत्रित करता हूं। भाई विवेक जी, अभी आपने हरीश जी की बात सुनी। हरीश जी कह रहे हैं कि विपक्षी आवाज दलों बहुत की इको हो रही। निराशा आवाज और बहुत जी मैं ठीक कराता हूं, विपक्षी दलों की हताशा और निराशा है आज का प्रदर्शन। आप निराश और हताश हैं? नहीं ब्रिजेश जी, आज तो ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी है, उनका जन्म दिवस भी है, और आज जिस तरह से युवा सड़कों पे आया है और उसने प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस है उसको नाम दिया है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, यानी कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। और किस तरह से प्रयागराज में आज लाठी डंडे चले हैं, जिस तरह से छात्र बाहर आए हैं, ये साफ साफ दिखा रहा है कि आज विपक्षी नहीं, जनता खुद सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पे उतर चुकी है। हरीश जी से मैं ये पूछना चाहूंगा, जब 5 सितंबर को थालियां प्रयागराज में बजी थी, इन्हीं छात्रों ने बजाई थी, तो वहां के एसपी का आपने तुरंत ट्रांसफर कर दिया। वो पहला यलगार था। उसके बाद 9 सितंबर को रात में 9 बजे सरकार, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, छात्राएं तक बाहर आके आपकी सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी मशाल जला के। और आज 17 तारीख को फिर वही छात्र नौजवान बाहर आए जिनको आपने वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लोग लहूलुहान कर दिया। आप लोग उकसा रहे हैं, ऐसा कहना है। नहीं नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल नहीं उकसा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आप पढ़िए ना। इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि उत्तर प्रदेश में, मैं तो देश की बात ही नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश में 13.5 लाख रोजगार हर साल दे रहे थे कि नहीं? हरीश जी, कितनों को आपने दे दिया? अरे ये तो कोरोना काल में 50 लाख रोजगार प्रतिदिन दे रहे थे। बिल्कुल, इतने तो पूरी दुनिया को रोजगार बढ़ जाता है। ये पता नहीं है अनार्किस्ट लोग कहां से आ जाते हैं। साइलस जी, हमारी सरकार ने मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से लाखों हरीश लोगों जी, को मैं रोजगार निवेदन दिया करूंगा, उत्तर प्रदेश डिबेट में। का प्रथम चरण है, आप ब्रिजेश जी, तसल्ली मुद्रा रखें, पे मैं बोल पूरा दूंगा। टाइम मुझे दूंगा। मौका दीजिएगा, मैं मुद्रा पे बोलना चाहूंगा। ना, आप अपनी बात कंप्लीट करें, 20 सेकंड बचा है आपके पास। जी, मुद्रा लोन का ये हाल है कि आज कितने एनपीए हो रहे हैं, कुल मिला के आपने 4,38,000 करोड़ रुपए मुद्रा लोन में बांटा है। उसमें 2017-18 में 7,277, 18-19 में 11,443 और 19-20 में आपका 18,535 करोड़ रुपए एनपीए हो चुका है, जो लोगों ने वापस नहीं दिया है। वो जैसे आपकी शौचालय की स्कीम फेल हुई थी श्रीवास्तव जी, वैसे मुद्रा लोन की जो आप स्कीम लेके पीठ को थपथपाते थे, वो भी फेल हो चुकी है। ऑल राइट भाई विवेक जी, सुचि विश्वास जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुचि जी, आज आपने प्रदर्शन देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी, शारीरिक तौर पर भी प्रदर्शन हुआ, और काफी वक्त के बाद मैंने देखा कि युवा उद्वेलित है, आंदोलित है, परेशान है, नाराज है और सड़क पर है, और सभी पार्टियों के हैं उसमें, कोई ऐसा नहीं कि एक दल का कोई हो। देखिए, बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो किसी दल, किसी राजनीति, किसी वर्ग और किसी धर्म से बहुत ऊपर है। और जो हमारा देश है उसकी 50% युवा 25 बरस की आयु से कम है।
बहुत समय से सरकार चीजों को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब चाहे वो फिजिकल मीडियम्स के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडियम्स के माध्यम से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से, यंगस्टर्स का जो आउटरेज है वो पूरी तरह अब विजिबल है। अब गवर्नमेंट का कोई भी आईटी सेल नेशनल, इंटरनेशनल, ब्लॉक लेवल, डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर उसे नियंत्रित कर नहीं पा रहा है। तमाम तरह के उन्होंने हैशटैग्स चलाए, ट्रेंड्स चलाए, तमाम तरह का वो अश्लील कल्चर लेके आए, तमाम तरह के कैरेक्टर एसेसिनेशंस उन्होंने किए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को, उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए किया। लेकिन जो कि मूल विषय था और है अभी इस भारत के सामने, जैसा कि सरकार ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार लेके आएंगे, जैसा कि प्रदेश में कहा 13 करोड़ रोजगार लेकर आएंगे, लेकिन सरकार के पास ना नीति है, ना कोई नियत है। जब कोई विजन ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, मात्र विज्ञापन के आधार पर 6-7 साल खींच चुके हैं, तो अब ये बहुत क्लियरली विजिबल है, बहुत अलार्मिंग है और गवर्नमेंट बहुत ही डिजास्टरस पोजीशन में है। और शायद जी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात का अंदाजा भी है। जिस रफ्तार में वो प्रॉफिटेबल पीएसयूज को बेच रहे हैं, रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, भर्तियों को खत्म कर रहे हैं, और ना केवल बेरोजगार, वो तमाम अधेड़ लोग जो वीआरएस लेने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आपने हरीश जी की बात सुनी, ये आपकी हताशा और निराशा है जिसकी वजह से ये प्रदर्शन हुआ है। ये बेरोजगार नहीं है, आप लोग हैं। देखिए, ये युवाओं की अपेक्षा है और युवाओं की आशा है। ये हताशा और निराशा, मैंने कहा ना, फैंसी वर्ड्स को जस्टिफाई करना तो समय को नष्ट करने के जैसा है। ये सब आंखों से विजिबल है और हम जो देख रहे हैं ये कोई सूक्ष्म नेत्रों की कला नहीं है कि मैं देख सकती हूं और हरीश जी देख नहीं सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, अगर उनमें थोड़ी भी राजनीतिक सूझबूझ या विवेक है तो वो देख सकते हैं कि संविदा के लिए क्या हाहाकार। ये यशस्वी का मतलब मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये तो मध्यकाल में और पौराणिक काल में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता था, यशस्वी, कीर्तिधारी, चक्रवर्ती सम्राट। ये कहां से ये सब शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है? अरे मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री होता है भाई। शब्दावली का पदार्पण यशस्वी कहां से उसमें आ गया? नहीं, इस शब्दावली का पदार्पण नहीं, ये शब्दावली का पदार्पण माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया है। हर मन की बात में आप सुनिए, क्योंकि 5000 वर्षों के इतिहास में पहले कहते हैं ना चक्रवर्ती सम्राट फला युग पुरुष अवतरित हुआ है तो वो मोदी जी। ऑलराइट वैभव माहेश्वरी, क्या वाकई में ये आज बेरोजगार युवा निकले थे या ये विपक्षी दलों की हताशा और निराशा का परिणाम था? ब्रिजेश जी, पूरे मार्केट में, पूरे देश में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैली हुई है और इसका एक कारण बताऊं, बहुत ज़्यादा लंबा गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को काम करना आता नहीं है। अब आपसे क्या सीखना पड़ेगा? इनको अकल नहीं है कि कैसे करना है। इनको वादे बहुत कर, ये सब क्या है ना, जो प्रचार के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना, उनके अभिनेता हैं। हर चीज को ऐसे पैकेजिंग करके दिखाते हैं। इनकी वैसे इसमें आपकी भी पीएचडी है। जितनी इनकी योजनाएं हैं सर, एक तो वो योजनाएं सारी फर्जी हैं। ऐसी किसी भी योजना का क्या फायदा जो किसी गरीब जनता तक 1 रुपए का भी फायदा नहीं पहुंचाती। किसी भी योजना में बेनिफिशियरी इनके पास नहीं होता। आत्मनिर्भर भारत की इनकी परिभाषा यह है कि हर आदमी का बिजनेस बर्बाद कर दो, सड़क पे ले आओ, आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसकी नौकरी छीन लो, आत्मनिर्भर हो जाएगा। जिसने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है उसको कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाओ, वो एक थोड़े दिन में खुद ही वकील बन जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। उद्योगों को मजबूती की बात करते हैं आप। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखिए, कोई उद्योग यहाँ आना कभी चाहेगा? यूपी में 4 लाख भर्ती बता रहे हैं कि कोर्ट के अंदर है। आप ये देखिए कि उन कोर्ट में एक तरफ अभ्यर्थी होता है, दूसरी तरफ सरकार खुद होती है, उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रही होती है। अगर छोटी कोर्ट इनके फेवर में फैसला देती है तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं अपने ही युवाओं के खिलाफ। इससे ज्यादा बेशर्मी किसी देश में मिलेगी? उसकी ये रोजगार की बात करते हैं, युवा हृदय सम्राट बनते हैं, यशस्वी कहलाना पसंद करते हैं। बीजेपी आईटी ट्रोल जो है उनको रोजगार मांग के युवाओं को अपमानित करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट यानी खुद ही मुकुट बनाया, खुद ही पहन लिया, खुद ही का प्रचार करा दिया। किस तरह का देश बना रहे हैं? आज ये एनार्की क्यों फैलाई आप लोगों ने? आज आप देखिए एनार्की, जो आदमी जॉब मांग रहा है, जो इनको वोट देता है, वो इनसे मांगने का अधिकार रखता है और मांगने पर अगर नहीं मिलेगा तो छीनने का अधिकार रखता है। लोकतंत्र में हर तरह के विरोध और प्रदर्शन को मैं सूर्य प्रताप सिंह को आमंत्रित करता हूं। इस समय ये सबसे बड़े अनार्किस्ट हैं और बड़ी अराजकता इन्होंने फैला रखी है पूरे उत्तर प्रदेश में और हर जगह। ये सोशल मीडिया पे रोज कुछ ना कुछ तमाशा क्रिएट करके सरकारों को परेशान करते हैं, युवाओं को परेशान करते हैं और उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। भाई ये सूर्य प्रताप जी, ये आप रोजगार का आंदोलन जो ये चला रहे हो, ये क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो? वो लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं।
आपका क्या है, आप तो आईएएस थे, 39 साल मौज में नौकरी की, 1.5-2 लाख रुपया घर बैठ के पेंशन ले रहे हो और बच्चे मार खा रहे हैं, ये तो आप अनार्किस्ट हुए ना। अरे बहुत अच्छी बात कह दी आपने। अगर मैं एनार्किस्ट हूं तो जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, इनकी जो पार्टियां हैं, ये भी एनार्किस्ट है। संता के मुद्दों को उठाना एनार्किज्म है। ये सब उठाते रहे जब विपक्ष में रहते हैं, और विपक्ष में रहते हैं सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो सारे के सारे एनार्किस्ट हैं। और मुझे कोई आपत्ति नहीं है लोगों की बात उठाना, युवा की बात उठाना। आज ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये युवा का स्वयं आंदोलन है। इसमें सूर्य प्रताप सिंह और उनके सहयोगी जो टीम है वो एक कैटलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। भड़का रहे हो आप, कैटलिस्ट नहीं हो, भड़काते हो आप। ठीक है, अगर भड़काते हैं तो श्रीवास्तव साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, जो मुझे हर आंदोलन 5 तारीख का किया, 9 तारीख का किया और 17 का किया, तीनों बार पुलिस फोर्स मेरे घर आई। तो इनके पास सत्ता है, ये कुचल सकते हैं किसी को भी, पकड़ ले हमको। अगर एनार्किस्ट हैं, हमने कोई, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकला हूं, तो आप हमें पकड़ के एनएसए लगा दीजिए हमारे ऊपर, इनके पास पावर है। लेकिन ये आवाज सूर्य प्रताप सिंह की नहीं है, ये आवाज उनकी है। जब घर घर की कहानी है, हर घर में अनएम्प्लॉयड यूथ बैठा हुआ है, उसके माता पिता परेशान है, उनको वादे किए गए थे, बड़े सपने दिखाए गए थे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे हर साल, अब झुंझुना थमाया जा रहा है। कभी किसी मेक इन इंडिया के नाम पे, कभी स्किल इंडिया के नाम पे, कभी जनधन के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पे उनको झुंझुना थमाया जाता है। पर सूर्य प्रताप जी, आप मुझ पर नाहक नाराज हो रहे हैं या हो जाएंगे, पर मैं एक थोड़ा कड़ा सवाल आपसे करूंगा। मुझे याद है, मैं भी भाई 20-22 साल से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, आप भी नौकरी कर रहे हैं, पर आप वही सूर्य प्रताप सिंह हैं जो पिछली सरकार में छाती पीट पीट कर धरना प्रदर्शन करते थे, नौकरी में रहते हुए भी, और तब आप बीजेपी का पक्ष लेते थे। आज आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हो, कारण क्या है? हम तो ना हम उनका पक्ष लेते थे, ना इनका पक्ष लेते, ना उनके खिलाफ थे, ना इनके खिलाफ है। हम तो बात करते हैं। जब मैं अखिलेश यादव के यहाँ जो मुद्दे उठाता था, तो श्रीवास्तव साहब जी की पार्टी बड़ी खुश होती थी, अपना टाइम भी मुझे दे देते थे। मुझे याद है बहुत से प्रवक्ता ये थे, वो कहते थे हमारा समय भी सूर्य प्रताप सिंह को दे दीजिए। और आज मैं इनके यहाँ भ्रष्टाचार, एनार्किज्म, इनके यहाँ एनार्किज्म है, इनके यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसकी मुद्दा उठाता हूं तो ये कहते हैं सपाई है, ये कांग्रेसी हैं, ये उनके हाथ में खेल रहे हैं। तो क्या इन्होंने आपको यूज किया था कभी? नहीं, यूज क्या करा इन्होंने? यूज तो ये सबको करें, हमको ही क्या यूज करना है? सत्ताधारी दल में जो भी है वो सब यूज करके ही तो आता है। युवाओं को यूज किया था, उनको वादे दिखाए थे, सपने दिखाए थे, आज झुंझुना थमा दिया, सड़क पे खड़ा है वो। और ये लड़ाई, ये जो आंदोलन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई पद नहीं दिया इसलिए आप भड़क गए, इसलिए अब आप लड़कों को भड़का रहे हो, उनका करियर खराब करा रहे हो, पिटवा रहे हो पुलिस से। एक पद दे देना, मुझे ऑफर कर दे, मुझे खरीद ले, बहुत सिंपल चीज है, मेरा मुंह बंद हो जाएगा। ये तो ऐसी बात होगी। आपको पता है मेरा अपमान किया था पुराने आपके शो में, इन्हीं के बीजेपी के प्रवक्ता ने। मुझे कहा था राजनीतिक बेरोजगार। हाँ, काफी भला बुरा कहा था आपको। मुझे यहीं पे इसी सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित किया था। और मेरे घर पुलिस भेजते हैं तो मेरे आस पड़ोस के लोग क्या सोचते हैं कि मैं अपराधी हूं, मैं अभियुक्त हूं। मुझे 2 मुकदमे मेरे अच्छा, ये खिलाफ कर क्यों रहे हो? देखो अच्छे से नौकरी कर ली, 39-38 साल आईएएस रह लिए हो, 1.5-2 लाख पेंशन पाते हो, आराम से घर पे बैठो ना, ये सब क्यों अनार्की फैला रहे हो आप? ये बात मुझे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठे 4 वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो गोल्फ खेलते हैं, जो वाइन पीते हैं, उनमें से एक ने कॉल भी किया था, अरे भैया जेल चले जाओगे, क्यों कर रहे हो सब ये कुछ? मैंने उससे कहा तो पेंशन खाऊं घर में बैठ के, गमले खोदता रहूं, मौज मस्ती करता रहूं। अरे जो क्या, जीवन बचा एक हुआ है, काम करो सबके ना, जीवन- देखो घर का लान ठीक करो, क्यारियां ठीक करो, थोड़ा वॉक करो, पोते पोतियों को खिलाओ, कहां इन सब चक्करों में पड़ रहे हो आप? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। जितने भी लोग हैं, आप भी, फिर इसका मतलब यह है कि आपको भी कल कुछ समय बाद यही देखने भुगतना पड़ेगा कि भाई अगर जो जीवन है वो कम्युनिटी को वापस देना ना, जो समाज ने आपको दिया है, आपको तो समाज को वापस देना ना। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं इसको नहीं मानता कि घर में बैठे पेंशन खाते रहो आप, मैं नकारापन कहता हूं। नहीं, पर एनार्की भी मत फैलाओ ना, लड़कों का करियर खराब हो रहा है, मार खा रहे हैं बेचारे। एनआरकी तो मैंने सबको कह दिया ना, जितने लोग बैठे पैनलिस्ट यहाँ पे,
और आप भी कटु बात कहते हो, कई बार आप भी अनारकी फैलाते हो, तो सब अंदर जाने चाहिए ना। अरे और मेरे श्रीवास्तव साहब भी पहले अनारकी फैलाते मैं थे। कहता हूं अगर मेरे ऊपर गुस्सा करने से आपका काम सदे, मेरे ऊपर गुस्सा करने से अगर युवाओं को नौकरी मिले तो मुझे सब लोग मिलकर डांटो, मैं सह लूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जब ये गैस का सिलेंडर के लेके खड़ा होते थे, पेट्रोल के दाम बढ़ते, जब ये सड़क पे आते थे, अनारकिस्ट नहीं थे क्या ये लोग? आज हमको कैसे कह देंगे अनारकिस्ट हैं हम? ओके, मैं मयंक सक्सेना को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। भाई मयंक जी, काफी समय के बाद युवाओं का आंदोलन, वो कितना उद्वेलित हैं, मुझे लंबे वक्त के बाद दिखा। आपने एक पत्रकार के रूप में आज प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जो कुछ भी विरोध प्रदर्शन दिखा, उसके क्या मायने आप लगाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो एनार्की की बात हो रही थी, मैं इस पर थोड़ा सा एक बात करना चाहूँगा कि ये शब्द जो है एनार्की, ये मध्य युग में लैटिन और ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा के एनार्किया और ग्रीक भाषा के एनार्कोस से आता है। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्कोस या आर्किया का मतलब, ग्रीक में आर्किया का मतलब होता है राजा या रूलर, और लैटिन में भी इसका मतलब यही होता है, रूलर। तो एनार्किया या एनार्कोस या एनार्की का मतलब होता है स्टेट जहां कोई रूलर नहीं है। अब आप लंबे समय से देखिए, कोरोना के आंकड़ों को देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी की स्थिति को देख लीजिए, और वो कोरोना के पहले से ही है, और चाहे अर्थव्यवस्था की स्थिति को देख लीजिए, जो रूलर है वो इन मामलों पे कहीं दिखता नहीं है। तो एनार्की कहाँ है, कैसी है और किस वजह से है या किस तरह की है, इस बारे में इसके बाद कुछ कहने की जरूरत रह नहीं जाती है। दूसरी बात, नौजवानों के प्रदर्शन की जहां तक बात है, देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत देर में हुआ, 1-1.5 साल पहले ही आंकड़े आ चुके थे बेरोजगारी के। लोकसभा चुनाव के पहले भी ये बात उठी थी, लेकिन आंकड़े रिलीज नहीं होने दिए गए, समिति के लोगों ने इस्तीफे दे दिए, और 42 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर उस समय भी थी। और इसमें मैं एक लाइन जो है बहुत जरूरी जोड़ देना चाहता हूं, जो बात सत्ताधारी पार्टी कह रही है, और पत्रकारों को इतना खतरा है कि शाम के वक्त हम लोग सत्ताधारी पार्टी को सत्ताधारी पार्टी कहते हैं, नाम भी लेना ठीक नहीं समझते हैं शाम के वक्त। तो इसीलिए कहा कि गमला उमला लगाओ, ये मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। 1 करोड़ के आसपास ट्वीट्स हुए हैं और सड़क पे भी हमने देखा है। तो ये जो कहा जा रहा है कि विपक्ष ने भड़का लिया, मतलब जब चुनाव में यही नौजवान आपको वोट देता है तब कोई भड़का नहीं रहा होता है, जब सांप्रदायिक माहौल भड़का दिया जाता है तब कोई भड़का नहीं रहा होता है। अब वही नौजवान जिसने आपको वोट दिया आपके खिलाफ खड़ा है, तो विपक्ष ने भड़का दिया, तो फिर आपको वोट देते समय क्या हुआ था? तो ये अपने आप में इस बात को समझना पड़ेगा जी कि ये बेहद शर्मनाक तरीके से बेइंतहा लोकतंत्र विरोधी बात है कि आपके खिलाफ जो भी कुछ बोले, कोई भी मुद्दा उठाए, आप सीधे कह दो विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है। वो नौजवान जो बेरोजगार है वो राजनीति कर रहा है, उसके पास खाने को नहीं, वो राजनीति क्या करेगा? नहीं, मैं तो ये कहता हूं ना मयंक जी, बहुत ही विपक्ष कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है, इसी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। शर्मिंदा होना चाहिए। ब्रजेश जी, चूंकि आज एंकर आप हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप चूंकि एंकर हैं, तो मैं चाहता हूं आपके जरिए ही जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे बस एक सवाल पूछ लीजिए, और मैं चाहूंगा आज के शो में उसका जवाब दे दे वो जी। उसके बाद मैं अपनी शायद कोई बात कह पाऊंगा बेहतर, कि अगर मान लीजिए कल चुनाव हो जाते हैं या 1 साल बाद चुनाव हो यूपी में, तो कौन से 4 मुद्दे या 4 अपनी उपलब्धियां होंगी जिनको लेके वो जनता के बीच जाएंगे? ओके, आपका क्वेश्चन नोट किया गया। मैं डिबेट के अगले चरण में ये सवाल हरीश जी से पूछ लूंगा, उन्होंने सुन भी लिया है। भाई अमित तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, ये प्रतियोगी छात्र हैं। आप हताश और निराश विपक्षी दलों के भड़काने पर प्रदर्शन करने आए हैं, या वाकई में आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा इसलिए खुद से अपना इनिशिएटिव लेकर आए हैं? जी नमस्कार ब्रजेश जी, मैं अमित तिवारी। मैं सबसे पहले तो आज जो युवाओं ने किया, हम सब ने किया, हम सब की अपनी मजबूरी है। ब्रजेश जी, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, हम सभी प्रतियोगी छात्र आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को उठाया, हमारे मुद्दे को उठाया, नहीं तो कोई हमारे मुद्दे को नहीं उठाता। आखिर आप बताइए, हम लोगों का गुनाह, मैं काली पट्टी बांध के आज अपनी आपके डिबेट में शामिल हुआ हूं, आखिर वो कौन सा गुनाह हमने किया है, हम प्रतियोगी छात्रों ने किया है जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है, हम छात्रों को आज मिल रही है? आप भर्ती की बात करते हैं, एक एक प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक एक प्रश्न अगर पूछे तो एक एक का उत्तर दें। वो 69,000 जो चयनित छात्र हैं, 69,000 चयनित छात्र हैं, उनका क्या कसूर है? उनका इतना ही कसूर है ना
कि नीति आपकी नहीं है, नियम आपका नहीं है, कानून आपका नहीं है, सिस्टम आपका नहीं है, कोर्ट आप जाओगे, सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे, अब आप कहते हो कि युवा बेरोजगार है। क्या युवा बेरोजगार परेशान नहीं होगा? उनकी क्या गलती है? आप ब्रजेश जी बताइए। तो आप आत्मनिर्भर बनिए। नहीं, क्यों आत्मनिर्भर बने? कैसे आत्मनिर्भर बने? आप जानते हैं ब्रजेश जी, इलाहाबाद, और जब हम आपसे मांगेंगे, क्या हम आपसे नौकरी मांगेंगे, तब आप कहेंगे संविदा भर्ती लो। देखिए देखिए देखिए, ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, नहीं लेंगे संविदा भर्ती। हमारा जो हक है ब्रजेश जी, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, अलोकतांत्रिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं ना, हम अलोकतांत्रिक बात कहते हैं। आप जानते हैं कि एक प्रतियोगी का दर्द क्या होता है? आप नहीं जान सकते, क्योंकि आप कभी प्रतियोगी नहीं रहे। जो प्रतियोगी रहा है वो 10 बाई 10 के कमरे में 45 डिग्री 47 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बिना कूलर बिना पंखा रहता है। इलाहाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में। मैं भी इलाहाबाद का हूं और मैंने भी इस सिस्टम से गुजरा हूं। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है कि चौमास के 4 महीने आते हैं, जब 4 महीने बारिश होती है। हम किसान पुत्र हैं, हम सब किसान पुत्र हैं, और जब 4 महीने बारिश का सेशन आता है ब्रजेश जी, तो किसान के पास आय का कोई स्रोत नहीं होता है। लेकिन जब बच्चा इलाहाबाद में बैठ के पढ़ रहा होता है, लखनऊ में पढ़ रहा होता है, जब उसके पास किराए का पैसा नहीं होता है, तो माँ कहती है लीजिए भैया, मतलब पापा से कहती है लीजिए जाइए जेवर रख दीजिए जा करके, गिरही मतलब सोनार के यहाँ रख दीजिए जाके, और पैसा वहां भिजवा देते हैं। जब 4 महीने कट जाते हैं, गन्ना कटता है, पेमेंट नहीं देते हो, कैसे भी दिया फिर छुड़वा के लेके आते हैं। ये प्रक्रियाएं हैं। आप बताइए एक चीज मुझे सबसे पहले बता दीजिए, तो रोजगार कर लीजिए ही कह रहे हैं। कैसा रोजगार कर लें? अगर जिस अभ्यर्थी की माँ अपना मंगलसूत्र उतार के दे देगी हमारे लिए, हम रोजगार कर लेंगे। 20 लाख करोड़ आए थे, बता दीजिए हमें कितने मिल गए? 20 लाख करोड़ आए तो थे, अभी रोजगार में 20 लाख करोड़ नहीं ब्रजेश जी, 20 लाख करोड़ आए थे, करोड़ नहीं आए थे, करोड़ आए थे, वो करोड़ हो गए। अब तो क्या उसके लिए आप अराजकता फैलाओगे? जी, अराजकता कहां? हम लोकतंत्र में अपनी बात उठाएं तो हम अराजक हैं, हम पर गोली चलेंगी तो जुल्मी को जुल्मी ही कहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये सूर्य प्रताप सिंह जैसे लोग भड़काते हैं आप लोग जी, कोई किसी को नहीं भड़काता है, सब छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्यों भड़केंगे? हम तो सपा के खिलाफ भी प्रदर्शन करते थे। रोजगार की मैं बात करता था, सपा के सरकार में भी हम बात करते, हमें रोजगार चाहिए। लेकिन तब आप राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे, अब आप के अंदर राष्ट्र प्रेम कम हो रहा है। राष्ट्र प्रेम क्या हमें सर्टिफिकेट देगा कोई? हमें सर्टिफिकेट देने वाला होगा कोई? राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट बढ़ता है क्या किसी के पास? ठीक है, वो अपना तथाकथित यशस्वी, तथाकथित राष्ट्रवाद, तथाकथित फलाना, तथाकथित ढकाना, जो कुछ भी है वो रख के। अरे मेरे पे क्यों भड़क रहा हूं? मैं तो पूछ रहा हूं ब्रजेश जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भाई, ब्रजेश जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं भड़क रहा ही नहीं हूं। मेरी पीड़ा है, मेरी वेदना है, हम लोगों की वेदना है, हम बेरोजगारों की वेदना है। चाहते वीरेंद्र सिंह आ गए हैं, वो आज जो कुछ भी घटनाक्रम, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, अगले राउंड में फिर टाइम दूंगा आपको, तसल्ली से बात रखना। और डिबेट बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से हमारे यहाँ चलती है। भाई बीरेन जी, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आज इतना बड़ा प्रदर्शन कैसे हो गया? सोशल मीडिया हो या फिर फिजिकल प्रदर्शन हो, ये दोनों बड़े पैमाने पर हुआ, इसका कारण क्या है? और इतना युवा कैसे उद्वेलित और आंदोलित हो गया? इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, सोशल मीडिया की जो ताकत है वो करोड़ों अरबों में है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और कुछ विपक्षी दलों ने इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। एक और सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री का जन्मदिन ट्रेंड कर रहा था, तो उसके साथ साथ नंबर 2 पर बेरोजगारी दिवस भी चल रहा था, और फिर नंबर 1 पे भी रहा काफी टाइम, और नंबर 1 नंबर 2 के बीच चढ़ता उतरता रहा जी। जहाँ एक तरफ सरकार लगी थी, दूसरी तरफ बेरोजगार लगे थे। सरकारें, एक तरफ आईटी सेल था, दूसरी तरफ सूर्य प्रताप सिंह जैसे अनार्किस्ट थे। आज ये बहुत गुस्सा है मेरे ऊपर। देखिए, सरकारें लोकतंत्र में जनता के कल्याण के लिए बनी हैं, ना कि उनकी आवाज को कुचलने के लिए लाठियों के दम पर। जो पुलिस वाले आज लाठियां बरसा रहे थे समाजवादी, कांग्रेस और तमाम बेरोजगार युवाओं पर, संगठनों पर, उनको ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2016 से 3,307 पदों पर दरोगा की भर्ती हुई है और रिजल्ट नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है। वही कल दरोगा बनेंगे जिनको आप मार रहे हो, वही सिपाही बनेंगे, वही कल को एलटी ग्रेड के 10,600 शिक्षकों की भर्ती 2018 से अटकी है, रिजल्ट घोषित हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के धांधली का प्रकरण सब जानते हैं। नौकरी आप देंगे नहीं, मांगने पर लाठी मिलेगी,
ये लोकतंत्र में हिटलर शाही का प्रतीक है। इससे बचना चाहिए सरकारों को, क्योंकि ये सरकार इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सत्ता में आई थी। इसने कहा था कि अखिलेश यादव ने यादव सेवा आयोग बना दिया है, हमको वोट दो, हम बेईमानों को हटाएंगे। ये अनिल यादव को क्या जेल भेज दिए, जो चेयरमैन था? इन्होंने कहा कि भर्ती में सब यादव भर दिए गए, पीसीएस में एसडीएम ओसीओ बना दिए गए। तो ये कितने को निकाल दिए नौकरी से? 3.5 साल से इनकी सरकार है, जांच करा के कितने को ये जेल भेजे? 13 लाख नौकरी की बात कर रहे थे। 2-2 हजार किलोमीटर लोग नौकरी छोड़ के पैदल घर पे आए हैं, पैर फट गया है। तो 5 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। नौकरी है नहीं, स्कूल की फीस देने का पैसा नहीं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, खाने के पैसे नहीं हैं, और अगर कोई जायज डिमांड करे तो लाठी। ये जुल्म और अत्याचार की पराकाष्ठा है। 50-50 लाख नौकरी प्रतिदिन यूपी में बढ़ रही थी, इसका क्या मतलब है? ये जो नौकरी बांट रहे थे, ये मनरेगा में फड़ुआ चलाने की नौकरी बांट रहे थे। ओके। ये माटी ढोने की नौकरी बांट, ये कह रहे हैं चलो नहर नाली खोदो। भाई काम तो काम है, रोजगार तो रोजगार है। नहीं तो एमबीए किया हुआ, एमटेक किया हुआ, बड़े बड़े जो विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष लोग हैं, वो क्या अब नाली और नापदान साफ करेंगे? ये रोजगार दिया जाएगा उनको। ऐसे अच्छा है कि जीवन में कुछ संघर्ष कर लें। देखिए ब्रजेश जी, माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई पर अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन जवान बेटा जब बेरोजगार होता है, निराश होता है घर में, तो माँ एक ऐसी होती है जो हरदम उसका जेब चेक करती है कि कहीं जेब में सल्फास की गोली तो नहीं रखे हैं, कहीं वो बच्चा कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है। उन माँ बाप को बड़ा डर लगा रहता है। और यहाँ सरकारें गाल बजाने में पीछे नहीं। और जब बात करोगे तो सपने दिखाएंगे, देशभक्ति की बातें होंगी, नाकामी पर कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर पकौड़ा तलना ब्रजेश जी रोजगार है, तिवारी का राष्ट्र प्रेम कुछ कम हो गया है। अगर ये इनसे पूछिए आप, एक सेकंड रुक जाओ, कि पकौड़ा तलना अगर रोजगार है तो भांग घोटना भी रोजगार घोषित कर देना चाहिए। कम से कम भांग खाए के गोला सुबेरे से लेटा रहेंगे घर में, रात में फिर अपना पड़े रहे, हिले डूलेंगे नहीं। लेकिन हमारा देश, ब्रजेश जी, एक बार एक पति रेडियो पर बिजी था सुनने में, तो उसकी बीवी ने पूछा, भाई ये बताओ तुम ये रेडियो पे क्या सुन रहे हो, इतना बिजी हो? तो आदमी ने कहा कि देखो मैं रेडियो पर मन की बात सुन रहा हूँ। तो उसकी औरत ने कहा, भाई ये तुम मन की बात तो सुनते हो, लेकिन मेरी बात तो कभी नहीं सुनते हो। तो पति ने कहा कि ऐसा है कि तुम जो बात कहती हो वो मन की बात नहीं, वो मन की भड़ास कहते हैं उसे, तो उसको सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम लोग तो देखिए पत्रकार हैं, कहते हैं हम तो पागल हैं जो शायरी में दिल की बात कहते हैं। भाई तिवारी, ये पोस्टरबाजी थोड़ी देर में कर लेना, रुक जाओ भाई, जरा वीरेंद्र जी बोल लें। भाई पत्रकारों को सही बात कहना चाहिए। हम पत्रकार हैं, पागल हैं जो दिल की बात कहते हैं, वरना तो लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। जो कसम खाते हैं संविधान की, वो भी सच नहीं बोलते। आज बेरोजगारों को लाठियों से पीटा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या इसी दिन के लिए सरकार को चुना गया था? तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, और हमने क्या चाहा था तुमको इस दिन के लिए। आज हरीश जी की पार्टी की सरकार है, ये खुद इनके पार्टी जब प्रदर्शन करती थी तो मार मार के तोड़ दिए जाते थे लोग विधानसभा के सामने। ये अपना दर्द भूल गए जब इमरजेंसी में सिविल में जगह नहीं मिलती थी इनको, इनके कार्यकर्ताओं को इतना मारा था समाजवादी सरकार ने। तो आज नौ बेरोजगारों को क्यों मार रहे हो, निहत्तों को क्यों मार रहे हो, लड़कियों को उनको पुलिस वाले पीट रहे हैं, पुरुष पकड़ रहे हैं। ये कहाँ की मानवता है? मानवाधिकार का ध्यान रखा जाए जी वीरेंद्र, क्योंकि ये बेरोजगार युवा हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारा दोस्त है। ये हमारे अपने बच्चे हैं, अपने घरों के हैं जो तैयारी करते हैं। कितने बीजेपी नेताओं के घरों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे हैं।
उनके साथ ये होगा तो उनको दर्द नहीं होगा, वो भी तो माँ बाप हैं। बस एक बात ये है कि भाई इनके सत्ता में है, ये सही बात को भी नहीं स्वीकार करेंगे। बोले कि झूठ से सच से जिससे भी चाहे यारी रखें, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखें और बात मन की कहें या वतन की कहें, और झूठ बोलते समय बस आप अपनी आवाज़ भारी रखें। तो ये जी हालत है ब्रजेश जी मैं शहर की जो बता रहा हूँ जी। और युवाओं एक मैसेज दे रहा हूँ, सुनिएगा कि वही पुराने सपने दोबारा दिखा रहा हूँ और देशभक्ति की आड़ में नाकामी छुपा रहा हूँ। तमाम सारे आरोप हैं, लेकिन जी भांग घोटो पकौड़ा बेचो यही रोजगार है इस देश में। अब नौकरी की उम्मीद ना करो, नौकरी मांगोगे लाठी मिलेगी। जी चलिए 4 लाइन कहूँगा जो पार्टियां चुनाव में बड़े बड़े वादे करती हैं बेरोजगारों से, जनता से, लोगों से, उनके लिए उन पर जो भरोसा करते हैं जी वो कैसे ठगे जाते हैं। कहते हैं कि सबको हम बंगला दे देंगे और चुनावी दौर है मियाँ ये सिर्फ जुमला दे देंगे, और जमीन लौटाने के वादे किया करते थे और कल खेती बाड़ी करने के लिए ये गमला दे देंगे, और चारों ओर शांति के संदेश लिए घूमते हैं। अगर सियासत में हारे तो आपकी फिर हमला दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी, आपने तो चुनाव में वादा किया था कि आप नौकरियां दोगे, लाखों नौकरियों का वादा करके आप सत्ता में आए थे। अब जब युवा आपसे रोजगार मांगता है, नौकरी मांगता है, तब आप उससे कहते हैं स्वरोजगार कर लो या फिर आत्मनिर्भर बन जाओ। तो आपने वादा क्यों किया था फिर? नहीं देखिए, नहीं हमने जो वादा किया था हम उस वादे पे अभी भी खड़े हैं। जो नौकरियां हैं वो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए हैं, कहीं बाहर से नहीं लोग इंपोर्ट किए जाएंगे। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी के तहत ही नौकरियां मिलती हैं। और वो प्रोसेस एसपी सिंह साहब ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं और वो ये जानते हैं कि कोई भी कार्य बिना प्रोसेस प्रक्रिया के क्या एसपी सिंह साहब कर देते थे। तो वो जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसी के तहत ही नौकरियां मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। और जहां तक बेरोजगारों के प्रदर्शन पे कहीं लाठीचार्ज हुआ हो, यदि वो हिंसक नहीं हुए और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जी, वो कोई हो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहा है, तो ये फंसी हुई जो भर्तियां तो हैं और ये उसके नौकरी ऊपर हरीश लाठीचार्ज जी, करना निहायत ये आप गलत दे पाएंगे या फिर ये रोजगार अपना खुद का तलाश लें? आप क्या सलाह दोगे इन्हें? देखिए, हमने कहा कि जो नियम सम्मत है, जो न्याय संगत है, उसको करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, संकल्पबद्ध है। उसमें किसी तरह का कोई भी अवरोध होगा वो सरकार उसको हटा करके और उनको पूरा करेगी। ओके, विवेक साइलस, ये अभी भी कृत संकल्पित हैं, अभी भी इन्होंने संकल्प लिया है कि नौकरी देंगे, हालांकि 4 साल हो गए हैं। जी देखिए ब्रिजेश जी, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए हेडलाइन मैनेजमेंट से, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है, उससे आप चुनाव तो लड़ सकते हैं, आप चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट से ना ही आप नौकरी दे सकते हैं, ना ही आप जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, ना ही आप कोरोना से लड़ सकते हैं, जो कि एकदम सीधा सीधा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। सरकार आज जो है वी शेप रिकवरी की बात कर रही है, लेकिन आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापा है कि द रिकवरी विल बी स्लो। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कह रहे हैं रिवाइवल वुड बी स्लो एंड ग्रेजुअल। फाइनेंस मिनिस्ट्री आज कुछ कह रही है, फाइनेंस एडवाइजर कुछ कह रहे हैं, आरबीआई गवर्नर कुछ कह रहे हैं। ये किस तरह की सरकार चल रही है? नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं जी? ये नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आज ये संविदा की बात करते हैं ब्रिजेश जी, इनके पास देखिए कोई प्लान तो नहीं है। मैं बता दे रहा हूं, अगर संविदाओं की बात करनी है तो युवाओं से पहले विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री को संविदा पे रखे जनता और उनका हिसाब ले। अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उनको पद पे रहने का अधिकार है, नहीं तो जो संविदा में युवाओं के साथ हो रहा है वो नेताओं के साथ भी होना चाहिए। ओके, सुचि विश्वास जी, ये नौकरी दे क्यों नहीं पा रही सरकार? आप क्या कारण मानती हैं इनकी विफलताओं में? ऐसा कारण क्या है कि ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं? 4-4 लाख नौकरी यूपी में भर्तियों में फंसी हुई है, नौकरी नहीं मिल पा रही है लोगों को।
देखिए, पहली चीज तो सरकार के पास ना कोई विजन है और ना कोई पॉलिसी। शुरू से ही सरकार ने विज्ञापन पर फोकस किया और एक प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से फंड्स के कलेक्शन की दिशा में चली गई। और शुरुआत से सरकार की प्राथमिकता रोजगार देना था ही नहीं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन का यूसेज हो, चाहे वो आप वित्त मंत्री साहिबा के निर्णय देखें। ओला उबर को उन्होंने मिलेनियल से जोड़ा, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जोड़ा। रघुराम राजन साहब बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, उर्जित पटेल जी कुछ कह नहीं पाए, बैंकिंग सेक्टर ध्वस्त हो गया। उसके बाद सबसे खराब स्थिति जब आपने नोटबंदी देखी, 35 लाख से ज्यादा लोग अपना रोजगार गंवा बैठे। उसके बाद तालाबंदी की जो स्थिति आई, इस दौरान एमएसएमईज को अगर सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सहयोग कर दिया होता तो असंगठित का ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि शायद लोग इतनी तकलीफ में नहीं आते। और उसके बाद भी सरकार को सुकून नहीं है। जो ठीक ठाक लोग अपनी नौकरियां कर रहे थे वो भी वीआरएस लेने के लिए मजबूर हैं, और फिर भी सरकार पीएसयूज, प्रॉफिटेबल पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो सरकार जब बीएसएनएल को खुद छोड़ देगी और जियो को ले चलेगी, जब हिंदुस्तान पर ये युवा आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनते हैं? स्वरोजगार कर लें, कुछ अपनी दुकान खोल लें, कुछ धंधा पानी कर लें, क्यों नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? देखिए, जब सरकार स्वयं आत्मनिर्भर नहीं है, सारे प्रदेशों में सांसद और विधायकों को खरीद फरोख्त मुंहमांगे दामों पर की जाती है, खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो सरकार बनाने और गिराने में सरकार के जो इन्वेस्टमेंट हैं, अगर वो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में होते तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी खुद आत्मनिर्भर हो जाए, बिना लोगों को तोड़े और जोड़े अपनी सरकारों को बना सके, चला सके, उसके बाद दूसरों को ये वैभव महेश्वरी, आपको क्या लगता है कि ये नौकरी दे पाने में नाकामी क्यों है? केंद्र हो या राज्य हो, लाखों नौकरियां भर्ती में फंसी हुई हैं, और अब तक जो सीएमआई की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, 12 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है, मिलना तो छोड़िए, जा चुकी है 12 करोड़ लोगों की जॉब ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको नौकरियों की या असली मुद्दों की राजनीति कभी करनी ही नहीं है, ना इस पार्टी का चरित्र नहीं है कि वो कभी असली मुद्दों की राजनीति करे। ये मैं देखता हूं कि हमेशा ये प्रतीकों की राजनीति करते हैं। जब मुद्दों की बात आती है, कभी ये सेना के पीछे छुप जाते हैं, जब मुद्दों की बात आती है राष्ट्रवाद के पीछे छुप जाते हैं, जब ये मुद्दों की बात आती है धार्मिक मुद्दों के पीछे छिप जाते हैं। यानी कि कभी भी ये मुद्दों की बात, बिजली, पानी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नौकरियां, जो व्यापार खत्म हो गया, उसकी ये बात ही नहीं करना चाहते। एक इंटरप्शन है, इन चीजों में फंसा देते हैं। एक इंटरप्शन है जी। तो आप कौन सा सर्फ से धुले हुए हो? आप तो घनघोर जातिवादी हो, आप तो यहाँ ठाकुर पंडित करके उत्तर प्रदेश में आए हो। ये तो इनकी सोच है। आप भी तो पंडितों के पीछे छिप रहे हो। ये तो इनकी सोच है कि ये असल में क्या हुआ कि एक छोटा सा सर्वे करवा के बस पब्लिक से पूछ लिया गया कि क्या ये जातिवादी हैं। पब्लिक ने जवाब सही दे दिया, तो इसके बाद इतनी ज्यादा इन लोगों को तकलीफ हो गई कि हाय राम, हमारी जो ये प्रतीकों की राजनीति और जातिवाद की राजनीति, इसका पता लगाने, इसको एक्सपोज करने के लिए जिस पिच पर ये खेलते हैं, आपको भी उसी की स्टाइल, उसी पे आप भी खेलते हैं। नहीं, इनका खेल एक्सपोज करना है, इनका खेल खत्म करना है। इनका खेल जो जिस तरह से असली मुद्दों से भटकाकर जातिवाद, धर्म, उन्माद की राजनीति करते हैं, उसको एक्सपोज करने के लिए हम यहां पर आए हैं। और इससे इसमें चूंकि हम सफल होते दिख रहे हैं, जनता हमारे साथ आ रही है, इसलिए इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ऑलराइट, सूर्य प्रताप सिंह जी, आपको क्या लगता है कि सरकार नौकरियां दे पाने में राज्य और केंद्र में विफल क्यों है, और इसके पीछे के कारण क्या हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, पूरे देश के अंदर 478 मिलियन यानी लगभग 50 करोड़ के करीब वर्कफोर्स है। तो मोटा मोटा एक सेकंड में बता रहा हूं। उसमें से 6 करोड़ लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें 3 करोड़ 55 लाख जो है वो सरकारी क्षेत्र में है, और 2 करोड़ 45 लाख के करीब वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज में है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज का मतलब है मोर देन 10 एम्प्लॉइज पर एंटरप्राइज। तो पूरे 50 करोड़ में से केवल 6 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और उन 6 करोड़ में नौकरी देना है इनको। बाकी के जो बचे 44 करोड़ हैं वो तो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो खेती और मजदूर है, वो किसान, छोटा किसान जो पार्ट टाइम मजदूर वो है, फैक्ट्रियों में काम करने वाला ऐसा मजदूर है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, प्लम्बर है, मैकेनिक है, वो सब लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, लगभग अगर आप इसकी जनसंख्या का अनुपात में करते हैं तो ये संख्या करीब 8 से 10 करोड़ लोग हैं जो वर्कफोर्स के रूप में कहलाएंगे। सरकार में 10 लाख लोग हैं। 10 लाख के जो रोजगार हैं, जो समूह का से लेके खा तक हैं, उनमें से लगभग 4 लाख की जो नौकरियां हैं वो सरकार दे सकती है, कुछ दे भी दी है उन्होंने, पुलिस वगैरह की। तो ये देना क्यों नहीं चाहते हैं? अभी क्या प्रॉब्लम है? मैं बताता हूं आपको, उसी पे आ रहा हूं, क्यों नहीं देना चाहते। 2000 वैकेंसी निकलती है, 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं।
अब 2000 को नौकरी मिलेगी तो प्रश्न तो 2,00,000 लोग खुश हो गए। नाराज कितने हुए? 14,98,000 जिनको नौकरी मिली नहीं। कोई भी सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, सरकारी नौकरी। वो सरकारी नौकरी देगी, लोग ज्यादा नाराज होंगे, ना देने से कम लोग नाराज होते हैं। लेकिन ये समझ नहीं रहे इस बात को कि आप भर्तियां अगर नहीं कर रहे हो उससे घर घर में नाराजगी है। ये आपने देखा, हर घर के अंदर 1 या 2 बेरोजगार व्यक्ति है जो बैठा हुआ है और वो इनके सत्ता को हिलाने के काम करेगा। मुझे जो देखिए, मेरा जो अनुभव है, मैंने जो देखा पिछले 5-6 साल से मैं जो संघर्ष कर रहा हूं लोगों को जगाने के लिए, ये जो इस बार आवाज उठी है ये घर घर की आवाज है। इसको सरकार हल्के पर में हरीश ना जी ले। की बात आपने सुनी, इसके पीछे विपक्ष की साजिश है। अरे विपक्ष की साजिश है तो आप जो विपक्ष में थे आप भी तो साजिश करते थे। आप भी तो तेल के दाम के मुद्दे उठाते थे, आप भी गैस के सिलेंडर लेके सर पे घुमा करते नहीं, थे। वो राष्ट्रवाद था। तो वो आपका राष्ट्रवाद था। जब आज विपक्ष उठाता है तो आप विपक्ष से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं आप समाधान बताइए बेरोजगारी का। अरे सत्ता आपको सौंपी है, समाधान आप निकालिए ना। मेरे पास भी बीजेपी के लोगों का फोन आया, कह रहे थे आप समाधान बताइए। मैंने कहा मैं तो छोड़ के इस पार खड़ा हूं ना, कुर्सी पे आप बैठे हो ना, समाधान आपको निकालना है। लोगों ने आपको चुना है समाधान निकालने के लिए, मुझे थोड़ी चुना है। ऑलराइट सर, जो सवाल करे आपसे उसी समाधान खोजते हो आप। कितने मुकदमे हो गए अब तक? जी, कितने मुकदमे हो गए आप पर? मुझे 2 मुकदमे हैं और 12 धाराओं में मुकदमे हैं। 4 बार घर पे पुलिस आ चुकी है। जेल जाने से डर नहीं लगता? अरे अब क्या डर लगेगा? देखिए, जनता के डर से, जनता के मन से डर निकल गया है। हमारा उद्देश्य यही था, युवा सड़क पे आ गया है। जो भय, लाठी डंडे गोली का भय दिखाया जा रहा था कि सबको ठोक देंगे, भय धीमे धीमे निकल रहा है। और सारे विपक्षी दल वो भी डर के मारे मयंक सक्सेना, वो भी बाहर आ रहे हैं। केंद्र हो या राज्य, नौकरियों का इतना बड़ा संकट क्यों है, आपको क्या लगता है? नौकरियों का संकट इसलिए है कि सर, प्लीज। नौकरियां श्रिंक हो रही है। ऑलराइट सर, मैं मयंक जी से पूछना देखिए, चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ये जो एक्ट ऑफ गॉड वाली पूरी नौटंकी है, जी मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? मिल रही है, परफेक्ट। तो ये जो पहली बात तो ये कि ये जो एक्ट ऑफ गॉड वाली पूरी नौटंकी है, पूरी नौटंकी जो है इसकी पोल खोलना बड़ा जरूरी है। आपकी वित्त मंत्री देश की ऐसी अद्भुत है कि वो संसद में कह देती है कि चूंकि मेरे घर में कोई प्याज नहीं खाता इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता नहीं है कि प्याज की कीमत कितनी है। तो वो बहुत आसानी से कह सकती है कि चूंकि मेरे घर में कोई बेरोजगार नहीं है तो मुझे नहीं पता कि बेरोजगारी की हालत क्या है। लेकिन 2018 में जब भारत सरकार रिजर्व बैंक के कैश सरप्लस में से 1/3 पैसा मांग रही थी, तो बीजेपी के प्रवक्ता या कोई नेता या कोई वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री ये बता दे कि आखिर भारत सरकार को रिजर्व बैंक के कैश सरप्लस में से 1/3 पैसा, जिसकी वजह से गवर्नर छोड़ के चला गया, वो मांगने की जरूरत आखिर क्यों आ पड़ी। यानी कि 2018 में ही सरकारी खजाना ये खाली कर चुके थे। पहली बात, उसका नतीजा आज आपके सामने है। कल की खबर है, चाइना में स्थित जो एशियन बैंक है, बिजनेस बैंक, उससे बहुत सारा कर्जा लिया गया है। क्यों? क्योंकि इनको योजनाओं में पैसा देना है, तो उसके लिए पैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि स्थिति आज हो गई है। अगर इन्होंने अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी ना की होती पिछले 5 साल 6 साल में जी, तो आज ये हालात को संभाल सकते थे, इतनी बुरी हालत नहीं होती। तो प्रॉब्लम क्या है कि तो जो ये कुछ पॉलिसी अच्छा होगा फेलियर उसका है, क्रेडिट हम ले लेंगे। इन दोनों का पॉलिसी जो गड़बड़ी फेलियर है ये। होगी, वो जो है विपक्ष जो है उसमें साजिश कर रहा है। बिल्कुल पॉलिसी फेल्योर नहीं है, दिस इज परफॉर्मेंस फेल्योर। आता ही नहीं है काम, आता ही नहीं। काम ही नहीं आता है। नोटबंदी के बाद छोटा उद्योग ठप हुआ, जहां भी कैश का लेन देन था, दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी संख्या में पिछले 4 साल में दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हुए हैं। उसके बाद जीएसटी लेकर आए, आप पता कर लीजिए जाके छोटे उद्योग का क्या हाल हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं नरेंद्र मोदी की ट्विटर का हैंडल अभी देख रहा था, हर 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट बाद वो लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, दुनिया भर के नेताओं को और फिल्म स्टार्स को जो उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। कैसा प्रधानमंत्री है कि देश भर में करोड़ों नौजवान उतरे हैं सड़क पे, लाठियों से पिट रहे हैं। एक ट्वीट ये नहीं की जा सकती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ आपके लिए कर देंगे। ओके, अमित नहीं, तिवारी, फर्क नहीं पड़ता। अमित एक तिवारी, घुमिल यूपी के ही कवि ये थे, काला उत्तर प्रदेश के, पट्टी बांध और के मैं भी पोस्टर लखनऊ का ही लेके रहने क्यों वाला आए हूं। भाई? ये डिबेट है, कोई मंच, कोई आपका धरना प्रदर्शन का स्थल थोड़ी क्या है। करें, जब बाहर जाएंगे तब लाठियां पड़ेंगी। तो आपका एक मीडियम मिल भैया, तो जाता है। हम भी फिर यही काम करें, बाउंसर रखें, हम लोग भी यही कराएं फिर डिबेट में। अब हम लोग भी यही करेंगे और क्या करें फिर? आपका एक मीडियम अनारकी फैला रहे हो हमारी डिबेट में। हम
हम सभी छात्रों के लिए, हम सभी प्रतियोगी के लिए आप ही एक मंच लेकर के आते हैं, यहीं पर चाहे अच्छा तो वोट उनको दो, कंधे पे उनको बिठा के घुमाओ, लाठी उनसे खाओ और मलहम लगवाने हमसे आओ। अब ये राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस आपके यहाँ से नहीं दिखाएंगे तो कहाँ से दिखाएंगे ब्रजेश जी, बताइए आप। ओके ठीक है, मैं एक दो प्रश्न पूछ लूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। आज हम सब युवा परेशान हैं। हाईकोर्ट 4 बार फटकार लगा चुका है कि आपकी प्रशासन व्यवस्था, मतलब जो कानून व्यवस्था है, उसकी विवेचना के लिए आपके पास सब इंस्पेक्टर्स नहीं है। 2016 की भर्ती है यूपीएसआई की, आज तक उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। नई भर्ती के लिए लमसम 10,000 पद 3 सालों से आ रहे हैं, मतलब 16, 4, 20 सर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, नई भर्ती के लिए 10,000 पद आ रहे हैं, आज तक नहीं आए। आप कहते हैं कि न्याय परंगत चीजें होंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीशचंद्र जी बैठे हुए हैं, आप हमें बता दीजिए कितना समय लेंगे आप? थोड़ा राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत क्यों नहीं होते? कैसा राष्ट्र प्रेम? क्या राष्ट्र प्रेम की भावना सब क्या होता है? मतलब हम रोजगार मांगे तो हम राष्ट्रवादी नहीं है। ब्रजेश जी क्या होता है? आप डिबेट करते हैं मतलब आप राष्ट्रवादी नहीं है? मतलब क्या होता है आप बता दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित 370 हटा दिया, मन नहीं भरा अभी। क्या हुआ सर? 370 हटाया, मन नहीं भरा। 370 मैंने समर्थन किया ना। मंदिर बन गया, बन रहा है, आपका मन नहीं भरा। रोजगार कम मिलेगा। क्या काम कर दे, क्या कर दे जिससे आप खुश हो जाओ? रोजगार का अच्छा बताइए। रोजगार की मैं बात करता मतलब वैभव जीतता मिल रहा है उसके बावजूद भी। सर एक बात सुन लीजिए, मैं रोजगार की बात करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, आज 17 तारीख है, जन्म दिवस है, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस युवा मना रहा है। बिल्कुल किसी के बर्थडे के दिन आप इस तरह का मतलब, अरे यही तो बेशर्मी है। ऐसा स्यापा फैलाए हो। अरे किसी का मुबारक दिन है, किसी का जन्मदिन है, और आप स्यापा फैला रहे हो। ब्रजेश जी आप और मैं, और इस स्यापे के जो अनार्किस्ट है वो भी इस डिबेट में है। ये अनार्किस्ट क्या करेंगे हम अनार्किस्ट का? हम लोग कैसे अराजकता कर सकते हैं? मारो आने तो इनका बर्थडे बताता हूँ अब की। ठीक है, ले चलो, हमको ले चलो। आप अब बताइए ब्रजेश जी, आप किसानों की बात करते हैं, आप किसानों की सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। देखिए आपके कंधे पर श्रेष्ठ भारत का निर्माण होना है जी, बड़ा गुरुतर दायित्व है आपको। कैसे होना है? मतलब हम भीख मांगेंगे तब होना है? हमारी भर्ती पे क्यों भड़क रहे हो? आप बता दीजिए ब्रजेश जी। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक भी शब्द नहीं निकलेगा मुंह से, और मैं भी पूरे विपक्ष को बताता हूं, ऐसा नहीं कि यही निशाने अच्छा, पर है। 20 सेकंड में खत्म करो, टाइम ओवर हो चुका है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जी, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जितने भी प्रवक्ता हैं सबसे पूछना चाहता हूं, आज आप मेरे साथ बैठ करके इस टीवी पर डिबेट कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए। आप एक बार बता दीजिए, आपने इतने सदन हुए, कितनी बार मुद्दा उठाया? सबके बर्थडे का हिसाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप सबके बर्थडे के दिन आप सबका हिसाब लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बेरोजगारी पर हुई इस डिबेट को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, धन्यवाद।